कुछ दिन बाद बरसात के महीने में शाम के समय धनी सेठ कुछ बैलगाड़ियां लेकर उसी पुल के पास आ पहुंचा, मगर उस पुल को पार करने से पहले ही उन दोनों सैनिकों ने रोक लिया। आपको रतनगढ़ का पुल पार करने के लिए सबसे पहले कर चुकाना होगा। कर? कैसा कर? पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, पहले नहीं था, परंतु अब ऐसा है। धनी सेठ कुछ कुछ स्वर्ण मुद्राएं एक सैनिक को पकड़ता हुआ बोला, ये लो शुल्क और पुल खोल दो। हमें अफसोस है सेठ जी, शाम हो चुकी है और रात होने वाली है। प्रवेश का समय खत्म हो चुका है। क्या मतलब है तुम्हारा? शाम होने के बाद पुल पर यातायात बंद कर दिया जाता है और फिर दूसरे दिन ही खोला जाता है। हमें ऐसा ही करने का आदेश मिला है। यह सुनकर धनी सेठ बुरी तरह से घबरा गया। अरे नहीं भाई, ऐसा अत्याचार मत करो। कुछ देर के लिए ये पुल खोल दो, मैं तुम्हें दुगना शुल्क देने को भी तैयार हूँ। हमारी मजबूरी है सेठ जी, कानून सबके लिए समान है। पर मेरी मजबूरी भी तो समझो। इन बैलगाड़ियों में ढेर सारे मूल्य की चीनी भरी हुई है। अगर आज जरा सी भी बूंदे पड़ गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हमें आपसे सहानुभूति है, लेकिन पुल नहीं खोला जा सकता। हाँ, अगर तरुण जी हमें आज्ञा दे दें तो हम आपको जाने दे सकते हैं। ये तरुण कौन है? इस पुल के मालिक, जो पुल के पार एक आलीशान हवेली में रहता है, रहमदिल इंसान है। शायद वो तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ले। ठीक है, तो मेरी इस चीनी की बोरियों की देखभाल करना। मैं अभी ही उसका आदेश लेकर आता हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको रात में पुल से गुजरने की आज्ञा देंगे वो। यह सुनकर धनी सेठ हंसते हुए बोला, जब मैं उन्हें दुगनी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा ना, तो वो ऐसा अवश्य करेंगे। कुछ ही देर में धनी सेठ तरुण की आलीशान हवेली में पहुंच गया और बाहर खड़े एक नौकर से बोला, मेरा नाम धनी सेठ है, मैं खदान का व्यापारी हूँ। मैं तुम्हारे मालिक तरुण से अभी इसी समय मिलना चाहता हूँ। धनी सेठ की बात सुनकर नौकर तुरंत हवेली के अंदर चला गया और विनीता को सारी घटना बताते हुए बोला, वो इस समय तरुण से मिलना चाहता है। विनीता चौंकती हुई बोली, उस व्यक्ति का हुलिया कैसा है? नौकर धनी सेठ का हुलिया बताने लगा। जाओ जाकर उन्हें अंदर ले आओ। जैसा आपका आदेश। तरुण विनीता की ओर देखकर बोला, माँ, उस व्यक्ति का नाम सुनकर तुम चौंक क्यों गई थी? मुझे इस नाम से एक पूर्व परिचित की याद आ गई थी तरुण। तुम इस व्यक्ति से मिलो और मैं रतन के साथ दूसरे कक्ष में बैठूंगी। इतना बोलकर विनीता अपने नौकर रतन के साथ दूसरे कक्ष में चली गई। कुछ ही देर में धनी सेठ वहाँ आ पहुँचा और तरुण की ओर देखकर बोला, नमस्ते तरुण जी, मैं खदान का व्यापारी हूँ। मेरा नाम धनी सेठ है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अगर आपने सहायता नहीं की तो मेरा सर्वनाश निश्चित है। कहिए सेठ जी, आप किस मुसीबत में फंस गए हैं? श्रीमान, पुल के पास मेरी बैलगाड़ियाँ खड़ी है जो चीनी से भरी है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे दूसरे राज्य जाने का आदेश पत्र जारी कर दे। इस समय ये नामुमकिन है सेठ जी। पुल पर आने जाने का समय निर्धारित है और जो कि सबके लिए समान है। अगर मैं आपके लिए आदेश पत्र जारी कर देता हूँ तो ये उन व्यापारियों के लिए बेईमानी और धोखा होगा जो अब तक मेरे बनाए हुए नियम के अनुसार चल रहे हैं, और उन्होंने मेरे ही बनाए हुए नियम से अपना काफी नुकसान भी झेला है। तरुण की बात सुनकर दूसरे कक्ष में बैठी हुई विनीता बुरी तरह से चौंक पड़ी और रतन से बोली, देखा रतन, कितना दृढ़ निश्चयी है मेरा पाला हुआ पुत्र। ये सब आपके द्वारा दी गई शिक्षाओं का ही प्रभाव है। इधर धनी सेठ दोबारा रतन की ओर देखकर बोला, पर कुछ विशेष परिस्थितियों में ये नियम बदले भी तो जा सकते हैं श्रीमान। मेरा जो माल है उसकी कीमत राज्य में 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं है। मैं आपको 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं अभी देने को तैयार हूँ। इतना बोल के धनी सेठ अपनी जेब कुछ बेशकीमती हीरे निकालकर तरुण को दिखाते हुए बोला, इन बेशकीमती हीरो का मूल्य बाजार में 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं के बराबर है। इन्हें रखिए और पुल का रास्ता खुलवा दीजिए। तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? तरुण के चेहरे पर क्रोध देखकर धनी सेठ बुरी तरह से घबराते हुआ अपने आप से बोला, बड़ा ही जिद्दी और ईमानदार लड़का मालूम पड़ रहा है। लगता है इसे ये कीमत कम लगी है। इतना बोलकर धनी सेठ और हीरे निकालकर तरुण को पकड़ाते हुए बोला, इन सभी हीरो की कीमत 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं के बराबर है। अब तो आज्ञा दे दो। यह देखकर विनीता रतन की ओर देखकर बोली, मेरे स्वामी व्यापारिक दांवपेच खेल रहे हैं। कहीं तरुण इन हीरो को देखकर लालच में न आ जाए। इतने कीमती हीरो को देखकर तरुण के चेहरे के कुछ समय के लिए भाव बदल गए और वह बड़ी ही गौर से धनी सेठ की ओर देखकर बोला, तुम इतने कीमती हीरे मुझे इसलिए देना चाहते हो कि मैं कानून तोड़ दूं? बेशक इसी में हम दोनों का फायदा है और जिससे फायदा हो वो बात तुरंत मान लेनी चाहिए।
अगले ही पल तरुण क्रोध में आग बबूला होता हुआ बेशकीमती हीरो की पोटली धनी सेठ के मुंह पर मारता हुआ बोला। मुझे कर्तव्य मार्ग से भटका कर दूषित करना चाहता है मूर्ख व्यापारी। उठा ये हीरे और दफा हो जा यहाँ से, नहीं तो तुझे अपने नौकर से धक्के देकर यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। यह देखकर विनीता खुश हो गई। धनी सेठ बुरी तरह से घबरा गया। वो समझ गया कि तरुण और अधिकारियों की तरह लालची नहीं है, इसे किसी ने अच्छे संस्कार दिए हैं और तरुण बिकाऊ नहीं है। धनी सेठ तुरंत अपनी पगड़ी उतारकर तरुण के पैरों में रखता हुआ बोला। व्यापारी के नाते ना सही, एक बुजुर्ग के नाते तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। मेरी बैलगाड़ियों के लिए पुल का रास्ता खोल दो। मेरी बहुत सी बैलगाड़ियाँ जिसमें गुड़ और चीनी रखी हुई है, वो भी यहाँ तक पहुँचने वाली होगी। अगर बारिश होगी तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। तभी विनीता रतन के साथ उसे कक्ष से बाहर आ गई। रतन और विनीता को देखकर धनी सेठ बुरी तरह से चौंक गया। विनीता धनी सेठ की ओर देखकर बोली, क्या हुआ? मुझे ऐसे गौर से क्यों देख रहे हो? आप तो ऊंचे परिवार में पैदा हुए हो और उच्च कुल में पैदा हुए हो, फिर एक नीचे परिवार में पैदा होने वाले व्यक्ति के सामने इस तरह से गिड़गिड़ा क्यों रहे हो? मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या ऐसा करना आपको शोभा देता है? तुम ये क्या कह रही हो विनीता? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तुम यहाँ कैसे? इतना बोलकर धनी सेठ रतन की ओर देखकर बोला। ये सब क्या है रतन? तभी विनीता अपने पति की ओर देखकर बोली, जानते हो, तरुण वही चरवाहा है जिसे आपने घृणा पूर्वक कहा था कि नीच परिवार में जन्म लेने वाला नीच ही होता है। ये कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता और ना इसकी आने वाली पीढ़ियां कभी जान पाएगी कि बुद्धिमान क्या होता है और बड़ा आदमी क्या होता है। ये नामुमकिन है। ये सत्य है। अगर विश्वास ना हो तो रतन से पूछ लो। धनी सेठ रतन से बोला। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। तरुण वही चरवाहा है जो किसी जमाने में भेड़ बकरियां चराता था। तभी तरुण धनी सेठ से बोला, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी इस माँ की कृपा से ही हूँ। धनी सेठ हाथ जोड़ता हुआ अपनी पत्नी से बोला, मैं अपने कथन पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी समझ में आ गया है, तुम्हारा कथन ठीक ही था। आदमी ऊंचे परिवार में जन्म लेने से नहीं, अच्छे संस्कारों से छोटा या महान बनता है। अच्छी सीख से वो बड़ा आदमी बनता है। यह सुनकर विनीता की आंखों में आंसू आ गए और वह तरुण की ओर देखकर बोली, इन्हें प्रणाम करो, ये मेरे पति है और अब से तुम्हारे पिता भी है। तरुण तुरंत धनी सेठ के पैरों में झुकता हुआ बोला, मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ पिताजी। नहीं बेटे, तुम बहुत महान हो, एक ऊंचे आदर्शवादी नवयुवक हो। ईश्वर करे जीवन में तुम्हें खूब सफलता मिले। उस दिन के बाद धनी सेठ की विचारधारा बदल गई और वह विनीता और